हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स। ये ग्लोबल कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड और फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स ग्लोबली हैं और जो आपके एग्ज़ाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं, वो मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके आईएएस के एग्ज़ाम्स के लिए और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं एक ही जगह आपको क्रिस्प तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इस पूरे सेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सेक्शन से हर साल हर एग्ज़ाम्स में 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा पोर्शन, बहुत एक पार्ट जो है इन्वायरमेंट का, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें ज़्यादातर टाइम इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुआ था। इसके बाद हम लोग साइट्स के बारे में जानेंगे 1973, देन क्योटो प्रोटोकॉल 1997, वियना कन्वेंशन 1995, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बॉन कन्वेंशन 1979, सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, बेसल कन्वेंशन 1989, रॉटरडैम 1998, मिनामाटा कन्वेंशन 2013, पेरिस एग्रीमेंट 2015 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1995 एंड टू स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट 2001। फिर हम लोग कुछ फंड्स के बारे में देखेंगे, जो इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जो बॉडीज़ बनाई गई हैं उनके बारे में, जिसमें आता है जेफ, जीईएफ, जीसीएफ और अडेप्टेशन फंड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लास्ट में रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी रेड और रेड प्लस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स में रेगुलरली बेसिस पे आते रहते हैं। कभी ईयर से रिलेटेड आएंगे, कभी उसके बेसिक फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है 1972 में। हम लोग 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। स्टॉकहोम मतलब ये पहला ऐसा इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुआ था, सारी कंट्रीज़ साथ में मिलकर के एक इस पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़र्स्ट टाइम एक ग्लोबल स्केल पे ये लोग आए थे साथ में। और वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन ही होस्ट कर रहा था, जिसके लिए इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये नाम भी आता है कि पहला जो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फोकस था, वो जो पहला डिक्लेरेशन हुआ था उसमें क्या करना था कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट करना था, कुछ पोल्यूशन की पॉलिसीज़ को डिस्कस करना था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करना था, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात करना था, लोगों को किस तरह से हम अवेयर करा सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कराने के लिए। और एक यूनेप नाम की बॉडी बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नाम की बॉडी, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया था नैरोबी में। और इसी टाइम पे 5 जून को एनवायरनमेंट डे घोषित किया गया था, और इंडिया भी इसमें सिग्नेटरी था। और इसको सिग्नेटरी ये 1972 में इसको साइन करने के बाद इंडिया ने भी अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए, जिसमें एक पहला जो आता है वो होता है वाटर एक्ट 1974 में, और इसके बाद आता है एयर एक्ट 1981 में। तो ये जो दोनों एक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एक्ट एग्जाम में बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछा गया है, और इनमें आपको ईयर से ही कंफ्यूज कराते हैं कि एयर एक्ट कब आया था और वाटर एक्ट कब आया था। तो ये चीज़ आप एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसी के बाद जो नेक्स्ट हुआ था 10 साल के बाद नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इसमें फैक्चुअल, लेकिन मैंने आपको बस मैं एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी इन्वायरमेंट के फील्ड में। फिर 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जब समिट हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट थी। इसमें क्या हुआ था, इसी को हम लोग रियो समिट भी कहते हैं और अर्थ समिट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है कि रियो समिट, अर्थ समिट कौन से हैं। इसके अलावा आप इसमें देखोगे कि इसमें किस चीज़ों पे बात हुई थी, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई थी। एजेंडा 21, जैसा आपको पता होगा अगर आपने इन्वायरमेंट का पढ़ा होगा, तो एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है एजेंडा 21। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बात हुई। देन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में भी इसमें बात हुई थी, और यहीं पे 3 बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें कहते हैं हम लोग UNFCCC, UNCCD और CBD। और ये सारे जो तीनों बॉडीज़ हैं ये लीगली बाइंडिंग हैं। इनमें जो
इसके अंदर में जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो सारे कंट्रीज़ पे लीगली बाइंडेड रहेंगी, मतलब सारे कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 92 के बाद 5 साल के बाद Rio+5 हुआ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर उसके बाद 2002 में 5 साल बाद अगेन जोहानिसबर्ग समिट होती है, और वहाँ पे इसी को बोला जाता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD, और इसी को अर्थ समिट ऑफ 2002 ही पूछा जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो 2002 में जो अर्थ समिट हुई थी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। और 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2002 में जो ये जोहानिसबर्ग समिट हुई, इसमें रीअफर्म किया गया कि हमें एजेंडा 21 के जो इम्प्लीमेंट कराने हैं उसको किस तरह से कराने हैं, और हमें उसको कराने हैं, इसी चीज़ को अफर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो 2012 में आ जाते हैं, 2012 में भी Rio+20 कन्वेंशन हुआ, यानी 1992 में जो हुआ था उसके 20 ईयर्स के बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए Rio+20 कन्वेंशन हुआ, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट नाम की एक बॉडी का फॉर्म किया गया, ठीक है। और इसके जो 2 थीम्स थे, मेजरली इस कन्वेंशन के 2 थीम्स थे, हाउ टू बिल्ड ग्रीन इकोनॉमी, हमें ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनानी है, और इम्प्रूव द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, मतलब जितने भी कंट्रीज़ आपस में हैं, साथ में हैं इस पूरे इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ में, इसमें हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डेवलपमेंट था किस तरह से UNFCCC और UNCCD और CBD इन तीनों का गठन हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो ट्रीटीज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो कौन कौन सी थी। जैसे कि आपने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो यूनाइटेड नेशन के FCC के अंडर में ही इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो 1997 में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी UNFCCC के में, और ये COP3, जो इसका COP मतलब होता है जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, तो जो 3rd मीटिंग थी उसको बोला जाता था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। तो उसके अंदर में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम था टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल, एंड 6 अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो उस वक्त ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही हमें पता चला कि हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोल्यूशन फैल रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसी को एम था कि हमें इसी को कम करना है, और बहुत सारी कंट्रीज़ को साथ में ला करके कोई एक पर्टिकुलर एक प्लान बनाना है जिससे हम ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो अदर 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें आता है मीथेन, N2O, SF6, HFC, PFC और NF3। NF3 इनिशियली ऐड नहीं हुआ था, ये बाद में ऐड हुआ था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं लेटर लिख दे रहा हूँ, ये बाद में ऐड हुआ था। तो इनिशियली मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, HFC और PFC, ये 4-5 इस तरह के ग्रीन हाउस गैसेस थे जिनके ऊपर काम करना था, और कार्बन डाइऑक्साइड तो था ही, ठीक है। और ये जो पूरी क्योटो प्रोटोकॉल था, इसमें ये लीगली बाइंडिंग था, और इसमें जो कंट्रीज़ को कुछ देखिए कंट्रीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, कुछ डेवलप हो चुकी हैं, कुछ डेवलप हो रही हैं, कुछ डेवलप अभी बिल्कुल अभी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो जिन्होंने पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया अपने कंट्रीज़ में उनको तो डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, और जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हैं, इंडिया है, हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो हम लोग को डेवलप्ड अलग, हम लोग का जो टारगेट होगा वो अलग होगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पहले से करते आ रहे हैं, तो उनके टारगेट्स अलग होंगे और हमारे टारगेट्स अलग होंगे। तो इस तरह से कंट्रीज़ को अलग अलग एनेक्स कंट्रीज़ में डाला गया, लिस्ट में डाला गया, उसको बोला गया Annex 1, Annex 2, नॉन एनेक्स। तो जो Annex 1 है, Annex 1 में इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, जो ऐसी कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही हैं, उन नेशंस को रखा गया Annex 1 कंट्रीज़ में। Annex 2 में डेवलप्ड कंट्रीज़ को रखा गया जो एकदम से अब डेवलप्ड हो चुकी हैं, अपने आप को उन्होंने डेवलप घोषित कर दिया है, जैसे कि US हो गया। और नॉन एनेक्स कंट्रीज़ जो वो कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलपिंग हो रही हैं, और जैसे कि इंडिया, ठीक है।
तो ये जो पूरी ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग है, लेकिन ये नॉन एनेक्स कंट्रीज़ के लिए नॉन बाइंडिंग थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये डेवलपिंग नेशंस के लिए जो जो आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, जो आप टारगेट्स रखेंगे, वो उन जो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ यानी जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये नॉन बाइंडिंग था, ठीक है। इसके अलावा एक और पार्ट आता है एनेक्स बी का, उसमें बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए हैं, ठीक है, टारगेट्स रखे गए हैं और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ही हैं, ठीक है, बाइंडिंग है इसलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। एनेक्स ए में ग्रीन हाउस गैसेस के नाम रखे गए हैं, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मीथेन हो गया, SF6 हो गया, HFC हो गया, PFC हो गया, ये सारे एनेक्स ए में हैं। तो इस पूरे 5 जो मैंने आपको बताया, एनेक्स 1, 2, नॉन एनेक्स, एनेक्स बी, एनेक्स ए, इसी में बहुत कन्फ्यूजन होती है, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन ये जो सोर्स है ये मैं आपको डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से निकाल के लेके आ रहा हूँ, इसलिए ये इस पे आप इसको पढ़ के जाइएगा और सिर्फ इतने ही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। देन ये जो पूरी प्रोटोकॉल थी, ये जो पूरा आपस में जो ऑर्गेनाइजेशन ये चल रहा था, ये तब फोर्स में आएगा जब 55 कंट्रीज़ आपस में इसको रेटिफाई कर देंगे, मतलब इस पर साइन कर देंगे कि हाँ भाई हम एकदम रेडी हैं करने के लिए, ठीक है। फिर इसका जो पहला कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट होने वाला था वो 2008 और 12 से स्टार्ट होने वाला था, जिसमें जो एनेक्स 1 की कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग हैं, ठीक है, इनको कम करना था अराउंड 5, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, इनको कम करना था अराउंड 5% कम करना था अपने 1990 लेवल से, जो कि इनका बेस ईयर माना गया था। 1990 लेवल से 5% कम करना था, ठीक है। तो एनेक्स 1 और एनेक्स बी जो कंट्रीज़ हैं, एनेक्स 2 जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग इन ट्रांजिशन, उन कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग इन ट्रांजिशन, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो चुकी हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ प्लस डेवलपिंग इन ट्रांजिशन, ठीक है, डेवलपिंग इन ट्रांजिशन, इन ये जो 2 टाइप के कंट्रीज़ हैं, इनका ये टारगेट रखा गया था, ठीक। 2012 के बाद इन ये फिर से मिलते हैं और एक नया कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट होता है 2013 और 20 से, जो कि दोहा एग्रीमेंट में ये हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस एग्रीमेंट में, किस समिट में, ये COP18 था, तो 2012 में हुआ था दोहा एग्रीमेंट, उसमें सेकंड कमिटमेंट पीरियड के बारे में बात हुई थी। तो वहाँ पे नए टारगेट्स आए थे कि भाई ये जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा 18% बाय 1990 का बेस ईयर, ठीक। और इसी में NF3 को एज अ 7th ग्रीन हाउस गैस ऐड किया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि NF3 जो एज अ 7th ग्रीन हाउस गैस एनेक्स 1 कंट्रीज़ के लिए 18% डिक्रीज़ करना है, फिर से वही बेस ईयर आपका वही 1990 है। और ये जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड हुआ था, ये COP18 यानी 2012 में हुआ था दोहा एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब इतना भी अगर आपको पता है कि 2 कमिटमेंट पीरियड हैं, तो भी इतना इनफ है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। और इसमें कई कंट्रीज़ बाहर भी हो जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के ऊपर था, अभी हम लोग उसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए कई कंट्रीज़ क्योंकि डेवलपिंग अभी हो रहे थे और कुछ कंट्रीज़ के पास ये मौका था कि वो अभी भी कोल का यूज़ कर सकते हैं, वो अभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि पावर और एनर्जी के लिए हमें अभी ज़्यादातर कंट्रीज़ कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और कोल्स के यूज़ से, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करना है तो अपने जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको ट्रांजिट करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए कई कंट्रीज़ इसमें अभी रेडी नहीं थी, कई कंट्रीज़ में एंटर होती हैं इस प्रोटोकॉल में, वापस वो बाहर आ जाती हैं। तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हमें इसमें सक्सेस मिली। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनेक्स 1 जो कंट्रीज़ हैं, एनेक्स 1 कंट्रीज़ में ये सारी कंट्रीज़ रखी गई हैं, कनाडा, जापान, रशिया, मोस्ट यूरोपियन नेशंस, ये ऑलमोस्ट डेवलप्ड हैं या डेवलप्ड हो चुकी हैं या फिर ट्रांजिशन में हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे नॉन एनेक्स 1 जो कंट्रीज़ हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना हो गया, नेशंस ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यानी ये डेवलपिंग है, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ओनली नॉन एनेक्स वन नेशंस हैव बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट्स। तो सिर्फ एनेक्स वन नेशंस के लिए ही ये बाइंडिंग है, ये जो टारगेट्स हैं, वाइल नॉन एनेक्स वन कंट्रीज़ आर करेंटली एग्जेम्प्टेड। अभी वो करेंटली एग्जेम्प्टेड है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है, और चाइना इंडिया आर नॉट ऑब्लाइज टू लिमिट देयर मिशंस एंड मे इनफैक्ट इंक्रीज देयर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विदाउट पेनल्टी। तो कोई भी आप पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप अभी भी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा देंगे, क्योंकि एक समान मौका मिलना चाहिए बाकी जो डेवलप्ड नेशन हो चुके हैं उनके अगेंस्ट में बाकी कंट्रीज़ को भी समान मौका मिलना चाहिए डेवलप होने का। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एजेंडा था, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस में एक इसी प्रोटोकॉल में एक बहुत ही नई चीज़ इसमें डेवलप हुई, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो कार्बन ट्रेडिंग के 3 मैकेनिज़्म को इसमें आइडेंटिफाई किया गया, और इसमें जो पहला जो कार्बन ट्रेडिंग का जो पहला मैकेनिज़्म था उसको बोलते थे हम लोग जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 6 में दी हुई हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए कि कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल में किस आर्टिकल के अंडर में आती है। सारे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये वाला आर्टिकल आप याद रखिए, ठीक है। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बीच में इसमें क्या होता है, पहली चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 3 हैं। तो मैंने बताया आपको जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनेशनल एमिशन परमिट ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, ठीक है। तो ये 3 ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिससे हम कार्बन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कार्बन की ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं वो एमिशन कर रही हैं, कुछ कंट्रीज़ को अभी प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये आपस में मतलब अपने एनर्जी को चेंज करने के लिए किसी की सहायता चाहिए, किसी डेवलप्ड नेशन की सहायता चाहिए, उनसे फ़ंड चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपस में कार्बन को ट्रेड करके कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने मुझे कार्बन दिया, हमने आपको फ़ंड दिया कार्बन, तो ठीक है। तो इस तरह से कुछ मैकेनिज़्म बनाना है, ठीक। इसी को ओवरऑल बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। तो पहला जो मैकेनिज़्म है उसको बोलते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ डेवलप्ड नेशन के बीच में ही होता है, ओनली बिटवीन द डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक डेवलप्ड नेशन होगा, डेवलप्ड नेशन कंट्री ए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट सेट करेगा अगले डेवलप्ड नेशन में, कंट्री बी में, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, और ये जब इनके पास यहाँ पे सेटअप हो जाएगा तो ये लोग अर्न करेंगे एक कार्बन क्रेडिट, इसको बोलेंगे हम लोग एमिशन रिडक्शन यूनिट, ठीक है। एमिशन रिडक्शन यूनिट, ये प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट जो होगा ये पूरा इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई सोलर प्लांट लगा दिया, इस टाइप का इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट होना चाहिए, और फिर ये अर्न कर देंगे ये एमिशन रिडक्शन यूनिट, और यही एमिशन रिडक्शन यूनिट को ये सेल कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू टू द दिस कंट्री ए, ठीक है। तो इस तरह से ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक। दूसरा है इंटरनेशनल एमिशन परमिट ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, देखिए इसमें भी ये भी डेवलप्ड नेशन के बीच में ही होता है। इसमें क्या होना है कि एक कंट्री है, नीड्स क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पे कंट्री है मान लीजिए ए। सो इसमें जो कंट्री ए होगी, कंट्री ए का मान लीजिए कि टारगेट था कुछ अराउंड 200 यूनिट्स को आपको कम करना था, जो आपका टारगेट्स थे एमिशन को कम करने के लिए, मान लीजिए 200 यूनिट्स थे, और कंट्री बी के भी मान लीजिए कि 200 यूनिट्स थे, राइट। अब लेकिन इन्होंने जो भी मेजर डिप्लॉय किए उसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 180 ही कर पाए यूनिट्स, और इनको अभी भी 20 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। वेर एज डेवलप्ड कंट्रीज़ जो ए कंट्री है उसने 200 उसके भी थे, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया कि उसने 220 यूनिट्स ज़्यादा, मतलब अपना जो टारगेट था उससे ज़्यादा ही एमिशन कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो 20 यूनिट्स इसको रिक्वायर्ड हैं ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और इसके बदले में कुछ इसको ये असाइंड अमाउंट यूनिट्स मिल जाएंगे, क्रेडिट मिल जाएगा कंट्री ए को, ठीक है। तो इस तरह से एमिशन की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब आपस में एक दूसरे को, जिसके पास कम हो रहा है वो ज़्यादा वाला उसको दे देगा, और आप उसके बदले में उसको कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा चीज़ काम करता है एमिशन ट्रेडिंग, राइट।
तो इसलिए इसमें जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग असाइंड अमाउंट यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसफ़र कर रहे थे वो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में उसको बोल रहे थे एमिशन रिडक्शन यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग इस जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं और यहाँ पे हम लोग सिर्फ नॉर्मली एक एमिशन की ही ट्रेडिंग बस कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल एमिशन परमिट ट्रेडिंग। नेक्स्ट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म जो है ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दोनों के टारगेट्स अलग अलग होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ के भी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास टारगेट थोड़ा सा उनको लेट इसलिए मिला है क्योंकि उनके पास मे बी टेक्नोलॉजी नहीं है, मे बी उनके पास फंड नहीं है। तो ये हेल्प कौन करेगा? ये हेल्प करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़। इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी हेल्प करें अपने यहाँ के जो एनर्जी का ट्रांजिशन है या फिर किसी भी चीज़ में जो क्लीन एनर्जी की तरफ जो फ्यूचर जाएगा आगे, उसमें हेल्प करें। तो इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे या उनकी टेक्नोलॉजी देंगे। ऐसे मान लीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है यूएस और ये डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। तो यूएस ने हेल्प किया इंडिया को सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए, ताकि यहाँ पे भी ग्रीन एनर्जी का हम लोग उत्सर्जन कर सकें। या फिर मान लीजिए कि अभी हाइड्रोजन के ऊपर काम हो रहा है और हाइड्रोजन की भी टेक्नोलॉजी अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन किस तरह से बनाएंगे, उसमें कुछ यूएस के पास जो कुछ टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो उसकी मदद से इंडिया की भी हेल्प कर रहा है। और इसके बदले में इंडिया भी इनको क्या देगा, एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के यूनिट्स मिल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे भी एक प्रकार का ट्रेडिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये तीन आपको एमिशन कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, तीन है, दो डेवलप्ड नेशन के बीच में ही है और एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म से आपको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस में कौन सा यूनिट्स ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ इसका क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, वो है अडेप्टेशन फ़ंड। ये तो अडेप्टेशन फ़ंड था 2001 में बना था ये, और ये भी हेल्प करने वाला था डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि पार्टीज़ हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो ये आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए अडेप्टेशन फ़ंड बनाया गया था। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि अडेप्टेशन फ़ंड किस प्रोटोकॉल के अंडर में बना है, ठीक है। और इसका जो एक है, इसमें इनिशियली फाइनेंस्ड विद शेयर ऑफ प्रोसीड्स अमाउंटिंग टू 2% ऑफ द CER इशूड फ्रॉम एक्टिविटीज़ अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। मतलब ये जो आप क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म का जो पूरा मेथड यूज़ करने वाले हैं, इससे जो क्लीन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स जो इशू होंगी, इसका 2% ऑफ द सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स ये इस फंड के अंडर में जाएगा, ठीक है। मतलब इस क्योटो प्रोटोकॉल का जो अडेप्टेशन फ़ंड है, इसके अंडर में इसके प्रोसीड का 2% वहाँ पे जाएगा और एज अ फंड ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में देखी, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ स्टार्ट हुई थी, CBD। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के ऊपर है। मतलब अभी तक हम लोगों ने पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, इसके बारे में अभी तक हम लोग देख रहे थे, लेकिन इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं ये डाइवर्सिटीज़ को किस तरह, मतलब अपने फ्लोरा, फोना, इन सब चीज़ों को किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर ये पूरा कन्वेंशन था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एकदम ही अलग है, ठीक है। तो अगेन ये लीगली बाइंडिंग है। इसके 3 मेन गोल हैं, ये 3 मेन गोल भी एज अ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, देन सेकेंड वन इज़ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़, एंड थर्ड जो है वो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। मतलब आप कुछ यूज़ करने वाले अगर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ आप यूज़ करेंगे तो उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, आपस में शेयर होना चाहिए। तो ये 3 मेन गोल हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के, ठीक है।
इसके बाद इसी CBD के अंदर में ही 2000 के अंदर में एक कार्टाजीना प्रोटोकॉल आता है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर में जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव सिंपली यही था कि कंट्रीब्यूट एंड इंश्योर एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन द फील्ड ऑफ सेफ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ LMOs रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब LMOs क्या होते हैं? LMOs होते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा कोई ऑर्गेनिज़म बनाया जो कि लिविंग है और अपने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको बनाया है, तो उसके ट्रांसफ़र को सेफ़ रखना, उसकी हैंडलिंग को सेफ़ रखना, उसके यूज़ को सेफ़ रखना एक आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। तो ताकि इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़ सके बायोलॉजिकल मतलब किसी ह्यूमन के हेल्थ पे, या फिर क्योंकि आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करा रहे हैं, सिंस आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करा रहे हैं, तो अब ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये ऑर्गेनिज्म जाएगा तो हो सकता है उसका कुछ और इफ़ेक्ट हो सके, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हो सके। तो इसलिए ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये लाया गया था, ठीक है। इस कार्टाजीना प्रोटोकॉल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें यही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये हो गया कि आपको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को चेक करना है, ट्रांजिट और हैंडलिंग को चेक करना है। दूसरा, इसमें जो भी एग्जेम्प्टेड कौन है? फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए ये एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयाँ होती हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। और इसमें आपको पहले से एक एडवांस्ड इन्फॉर्म एग्रीमेंट प्रोसीजर साइन करना पड़ेगा। जैसे कि एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट क्या होता है? ये कंट्रीज़ हैव टू इन्फॉर्म और नोटिफाई इन राइटिंग इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ LMOs। मतलब कोई भी अगर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं बिटवीन द टू कंट्रीज़, तो पहले से आपको एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन आपको उनको पहले से ही देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो प्रिपेयर हो सकें इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल आया था 2000 में। 2010 में इसी के अंडर CBD के अंडर में ही नगोया प्रोटोकॉल आया था। और ये नगोया प्रोटोकॉल जो था, ये सिंपली आपका जो एक CBD का जो यहाँ पे एक गोल है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए था। तो इसमें क्या था? देखिए, इसमें लिखा हुआ है नगोया प्रोटोकॉल, और इसमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो मतलब अगर आप किसी कंट्री का कुछ रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि US और अफ्रीका है। US की कोई फार्मास्यूटिकल कंट्री, मान लीजिए कि अफ्रीका के किसी जंगल में जा कर के वहाँ पे कोई एक ऐसी जड़ी बूटी या फिर कोई ऐसा पौधा उसको मिलता है, वहाँ के किसी लोकल एरिया का कोई ऐसा पौधा मिलता है जो कि बेनिफिशियल है, फार्मास्यूटिकली मतलब मेडिसिनली बहुत ही अच्छा है। तो US की वो कंपनी सिर्फ वो पर्टिकुलर प्लांट का यूज़ करेगी दवाइयाँ बनाने के लिए, लेकिन उसका जो असली हकदार कौन होगा, वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी होंगे, उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी उसका फेयर शेयर मिलना चाहिए, इक्विटेबली उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही उसको कंजर्व करके रखा है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज का भी एक पार्ट होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज में जैसे कि मान लीजिए जो नीम की पत्ते होते हैं, उनसे कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। फिर वैक्स होता है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे आपके पुराने गाँव के एरिया में आप जाएंगे तो कुछ लोकल मेडिसिन आपको मिलेंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट है, वो एक नॉर्मल मेडिसिनल उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके दादा दादी है उसको पता होगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वो जब यूज़ करेगा कोई और, तो उसका श्रेय और उसका जो आपको बेनिफिट है वो आपको भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया था, जिसमें आप देखोगे जो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ठीक है। पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कि यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी पेड़ का कोई पर्पज़ है, तो वो प्रोवाइडर्स को, जब कोई यूज़र्स हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक इन्फॉर्म कर देंगे, कंसेंट ले लेंगे, ये लोग कंसेंट ले लेंगे प्रोवाइडर्स से कि भाई ठीक है, हम आपके ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करेंगे,
ठीक है। और ये म्यूचुअली एग्रीड रहेगा दोनों के बीच में कि भाई ये जो पूरा यूज़ होने वाला है इसका जो बेनिफिट होगा ये वापस से इन प्रोवाइडर्स को भी मिलना चाहिए। ठीक, तो ये इस टाइप से ये पूरा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इसको कहते हैं, ये काम करता है नगोया प्रोटोकॉल का। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं CBD के अंदर में जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, CBD के अंदर में एक आईची टारगेट्स रखे गए थे। ठीक है, 20 ऐसे टारगेट्स रखे गए थे जिनको हमें 2011 से लेकर 2020 के बीच में कंप्लीट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए और सिर्फ 6 ही हम लोग इसको पार्शली कंप्लीट कर पाए। तो ये पूरी तरह से आप इसको एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इम्प्रूव नॉलेज। ठीक है, तो ये हर कंट्रीज़ को ऐसा ये सारे टारगेट्स मिले थे, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसा पूरी तरह से इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोब। इसी के अंडर में फिर जब ये कंप्लीट नहीं हो पाया आईची टारगेट्स, तो दूसरा फिर कुछ चीज़ लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको या तो बोलते हैं हम लोग कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और ये COP15 की जो CBD की जो COP15 होती है, मतलब CBD एज अ अलग बॉडी हो गई, UNFCCC अलग बॉडी हो गई। ठीक है, तो UNFCCC का अलग COP होता है और CBD का भी अलग कॉन्फ्रेंस होता है पार्टीज़ का। ठीक है, तो आपके दोनों पार्टीज़ को, जैसे इनका अगर मान लीजिए अभी 29 चल रहा होगा, इनका मान लीजिए अभी 16 चल रहा होगा, तो इस टाइप से आपको इसको ज़रा सा चेकआउट करना है कि अगर कोई लेटेस्ट अगर इसमें करंट अफेयर रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको इसको चेक करते रहना पड़ेगा क्या क्या इसमें अपडेट आ रहे हैं। तो जैसे कि ये रिसेंट है, अभी आया था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और इसमें भी कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, कुछ नए टारगेट्स आए हैं, 23 नए टारगेट्स बनाए गए हैं। जैसे कि देखिए जेंडर इक्विटी हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड करिए अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को जब आप यूज़ कर रहे हैं उनके, तो उनको भी उसका जो फ़ायदा होने वाला है उसको उनको भी दीजिए। ठीक है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ मैनेजमेंट। तो ये इस टाइप से इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ है 30/30। तो व्हाट इज़ 30/30 टारगेट? इसमें सिंपली ये है 30/30 जो है 30% ऑफ अर्थ लैंड एंड ओशन प्रोटेक्ट करना है हमें बाई 2030। ये इसमें एक चीज़ मेन थी, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 30/30 टारगेट किस फ्रेमवर्क के अंडर में ये चीज़ रखी गई है। तो ये अब आईची टारगेट्स ख़त्म हो गए, उनका कमिटमेंट पीरियड 2020 तक ही था, वो ख़त्म हो गए, वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने उसको नया नाम दे करके कुछ नए टारगेट इसमें ऐड करके उसको लेके रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये इस तरह से यहाँ पे पूरा आपका CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ ये अभी इसमें ख़त्म होता है। इसके अलावा इसमें जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको करंट में देखना है कि क्या क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि UNFCCC, CBD और एक लास्ट में पढ़ा था हम लोगों ने UNCCD। ये 3 चीज़ों का हम लोगों ने उस देखा था। तो UNCCD है वो कॉम्बैट डिज़र्टिफिकेशन। जैसा आपको पता है कि डिज़र्टिफिकेशन और ड्रॉट की वजह से लैंड ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिफॉरेस्टेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। लैंड एक बार ख़राब हो गया तो आपका सॉइल अगर एक बार ख़राब हो जाएगा तो आप उसमें फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो मेन कंसर्न है इंडिया का या पूरे कंट्रीज़ का, इस तरह से हम अपने रीजन को डिज़र्टिफाइड होने से बचा सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर सॉइल को कंजर्व करने की टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, अगर हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एफॉरेस्टेशन या पोल्यूशन कम करने से ही नहीं हो सकता। आपको और भी चीज़ें फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, जिसमें एक सॉइल मैनेजमेंट भी आता है। ठीक, तो सॉइल मैनेजमेंट के लिए बेसिकली ये पूरा UNCCD रखा गया था टू कॉम्बैट द डिज़र्टिफिकेशन। जैसे आपको पता है अफ्रीका में एक साहेल रीजन है, वो पूरी तरह से डिज़र्टिफाइड हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए उस पूरे साहेल रीजन के दोनों साइड एक बहुत बड़ी वॉल बनाई जा रही है, ग्रीन वॉल कहते हैं इसको। ठीक है, ग्रीन वॉल बनाई जा रही है ताकि ये जो डिज़र्टिफाइड एरिया है ये और ना डेवलप हो पाए। ठीक है, तो ये वॉल बनाई जा रही है, प्लांटेशन किए जा रहे हैं उस एरिया में। ठीक, तो आपको ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसमें आप इंडिया का भी देख सकते हैं, सो वाटर इरोजन के कारण किस तरह से लैंड डिग्रेड होता है। विंड इरोजन से सबसे ज़्यादा एरिया आपका वाटर इरोजन से हो रहा है, विंड इरोजन से भी हो रहा है। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल हो गया, एसिडिक सॉइल, देखिए सॉइल्स कितनी हैं,
और इस तरह से देखिए विंड इरोजन, ये वाटर इरोजन इस तरह से होता है। विंड इरोजन देखिए, विंड इरोजन से किस तरह से लैंड ख़राब होता है। और सॉल्ट जब जो समुंदर के पानी से जो सॉल्ट आता है उससे भी किस तरह से ख़राब होता है। और ये मैप में जिससे दिया हुआ, जैसे कि ये जो ऑरेंज है ये पूरा वाटर इरोजन इरोडेड एरियाज़ है, ठीक है। ये सारे एरियाज़ जो आपको दिख रहे हैं ये वाटर इरोडेड एरियाज़ हैं ऑरेंज में। इस तरह से जैसे कि ये ग्रीन है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा विंड इरोजन से डिग्रेडेड लैंड हो गया है, ठीक है। विंड इरोजन, तो यहाँ पे आपको बताया थार डेजर्ट है इस पूरे एरिया में। इस पूरे एरिया में थार डेजर्ट है, तो वहाँ पे लैंड विंड की वजह से इरोजन कंटिन्यूसली होता रहता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें थी आपके जो हम लोगों ने कन्वेंशन स्टार्ट किया था शुरू में। जैसे ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1992 में रियो अर्थ समिट में, जो 3 कन्वेंशंस यहाँ पे आए थे, UNFFC, UNCCD और CBD। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। और इस तरह से यहाँ पे मैं इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं इसको और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी ये देखा, क्योटो प्रोटोकॉल देखा और CBD देखा, ठीक है, और CCD देखा, ठीक। तो ये 3 चीज़ें सिंस सब साथ में ही चल रही थी, तो हमने ये देखा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, पार्ट 2, उसमें आप ज़रूर इसको देखिएगा, ठीक है। मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, एकदम मैराथन वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि यूज़र्स का जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ध्यान भी इसमें ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। मैं बहुत क्रिस्प रखना चाहता हूँ ताकि आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जो आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बोर भी नहीं करना चाहता कि बहुत लंबा वीडियोज़ है। मैं वैसे वीडियोज़ में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता जो मैराथन वीडियोज़ होते हैं। छोटे वीडियोज़ होते हैं, वो जल्दी याद भी हो जाते हैं और जल्दी मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ। तो इस तरह से प्लेलिस्ट बनाना ज़्यादा ईजी होता है। तो इसलिए मैं अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें फिर से लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग देखते रहिएगा स्टडी एंथम, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।